गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शांति निकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर था वो थर्ड चैप्टर था, यूनिट थर्ड, योगा एंड लाइफस्टाइल। उसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा अस्थमा। ठीक है, अस्थमा टॉपिक था हमारा। इससे पहले मैं आपको क्या पढ़ा चुका था, आपका ओबेसिटी पढ़ा चुका था। ठीक है, एंड उसके बाद डायबिटीज, एंड ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है अस्थमा। इसके बाद हाइपरटेंशन और है, फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा का भी हम यही पढ़ेंगे कि पहले अस्थमा का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वो है क्या, कैसी डिजीज़ है और कैसे होती है। उसके बाद उसका कारण क्या है और उसको क्योरेबल करने के लिए कौन कौन से आसन हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अस्थमा पूछा जाता है कभी भी 1 नंबर में, 5 नंबर, 3 नंबर में, कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो पढ़ते हैं। ठीक है, अस्थमा देख लो। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज in which the airways become blocked or narrowed, resulting in the breathing difficulty. Symptoms include extra production of mucus, excessive coughing, wheezing, and shortness of breath. Asthma tend to occur in the morning and night, especially during the colder hours. For some people, asthma can be a serious and debilitating condition. They have a carry a nebulizer around help them recover from the attack. ठीक है, देखते हैं आपके बुक में क्या है ये, यानी अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी आपकी सांस से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इज द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड एंड नैरोड, जो हमारे एयरवेज होते हैं रास्ते वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और जो मरीज होता है जिसको अस्थमा की शिकायत होती है उसे सांस ले, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सांस से रिलेटेड बीमारी है, तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सिम्टम इंक्लूड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, यानी कफ बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, एंड खांसी, कफिंग, विजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस ऐसे लगता है आधी आधी सांस आ रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके सिम्टम होते हैं। और क्या होता है, मॉर्निंग अस्थमा टेंड टू ऑकर इन द मॉर्निंग एंड नाइट, ये सुबह और शाम को ज़्यादा दिक्कत करता है जो अस्थमा होता है ना, स्पेशली ड्यूरिंग टू कोल्डर आवर्स। स्पेशली क्या, जो ठंड, जैसे सर्दियों का जो ठंड का जो मौसम होता है ना, उनमें काफ़ी दिक्कत करता है। ठीक है, फॉर सम पीपल अस्थमा कैन बी सीरियस एंड डेबिलिटिंग कंडीशन, दे हैव टू कैरी अ नेबुलाइजर। यानी आपने सुना होगा नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या होता है, ब्रीथिंग मशीन होती है। नेबुलाइजर क्या होता है, इन्हें सांस की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रुक रुक के सांस आती है, तो उसको क्या एक मशीन आती है नेबुलाइजर, कहते हैं नेबुलाइजर दे दो, तो वो क्या होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिससे सांस लेने में आसानी होती है, तो वो साथ लेके चलते हैं उसे। ठीक है, या स्टीम लेते हैं, तो एक तरीके का वही नेबुलाइजर मशीन होती है जो उन्हें जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसे सांस लेने में सहायता करती है। ठीक है, इनक्रेबल डिजीज बट वन ऑफ द कैन बी कंट्रोल टू क्यूज ऑफ अस्थमा आर फॉलोज, यानी ये बोलते हैं ना कि एक इनक्रेबल डिजीज है, यानी सही ना होने वाली डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट वन ऑफ द कैन बी कंट्रोल, अगर हम अच्छे से कुछ नियमों का पालन करेंगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो नियम कौन से हैं, एंड अभी हम इसके कारण देखते हैं किन किन कारणों से और कैसे होता है। इट कैन द एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, इन द फॉर्मर केस अटैक आर ऑफ्टन ट्रिगर्ड बाय द एलर्जेंस इन द एयर इंक्लूडिंग स्मोक एंड फ्यूमस, परफ्यूम, सेंट, सॉफ्ट। यानी क्या होता है, ये एलर्जी और नॉन एलर्जिक हो सकता है। ठीक है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, अटैक जो आता है, तो एलर्जिक उसमें क्या होता है, जैसे धुआं है, धूल मिट्टी धुआं है, स्मोक, ठीक है, एंड आपका सेंट की खुशबू है या साबुन की खुशबू है या परफ्यूम है, तो इन सब से भी एलर्जी होकर आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज द क्यूज अस्थमा, अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, जो हमें माँ बाप से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो भी एक ये अनुवांशिक डिजीज़ में आती है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच अ कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रोट एंड साइनस इन्फेक्शन, excellent cold temperature and certain medication like aspirin and non-steroid anti-inflammatory drug। एंड क्या होता है, साइनस इन्फेक्शन होने से जो हो जाता है, कोल्ड, खांसी जुकाम, आपको बहुत लंबे टाइम से खांसी जुकाम चल रहा है, या आप सर्दी के मौसम में ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं बाइक से या किसी से, तो उन लोगों को अस्थमा होने की बहुत शिकायत होती है। और क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं कि उनके रिएक्शन से भी आपको अस्थमा होने की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसके कारण थे। अब बात आती है इसको क्यूरेबल करने के लिए कौन कौन से आसन हैं, क्योंकि हम जो भी डिजीज़ होगी उसके लिए हमें आसन के बारे में पढ़ेंगे, योगा के बारे में, तो इसके लिए हम 4 आसन पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है आपका सुख आसन। ठीक है, तो मैं आपको उसका पोज दिखा दे रहा हूँ। सुख का मतलब आप समझ रहे हो प्लेजर, यानी एक प्लेजर की स्थिति में बैठ के आपको आसन करना है, स्थिति में पोस्चर बनाना है। तो सुख आसन का जो आपका पोज है, ये इस तरीके का सुख आसन का पोज है। नंबर फर्स्ट जो दिया आपका वो दिया सुख आसन। सुख मीन्स प्लेजर,
Also known as the descent pose as easy pose for a pleasant pose is a simple sitting pose in which the participant takes on the cross leg position. It is one of the easiest asana to perform and it is the perfect for its meditative and calming effect. यानी बहुत इजी है इसका जो पोस्चर है, आपको सुख की स्थिति में बैठना है, दोनों पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करके एंड अपने पूरे वेट को अपने लोअर जो आपका लोअर पार्ट है उस पर आपको आँख बंद करके एक सुख की स्थिति में बैठना है, यानी एक मेडिटेशन की आसन की स्थिति में बैठना है। तो काफ़ी सबसे जो आसनों में सबसे इजी आसन माना जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी ऐसा कोई तनाव नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पर, आपको बहुत प्लेजर वाली और कामिंग स्थिति में बैठना है। ठीक है, तो प्रोसीजर तो आपका ये हो ही गया। नंबर फर्स्ट फिर है आपका बेनिफिट देख लेते हैं। अस्थमा पेशेंट विल बी बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम पार्टिसिपेशन। सुखासन इज द ओपन ऑफ द एयर पेसेस बाय द broadening the collarbones and chest. It also bring the sense of calmness, reduction stress, fatigue and anxiety and यानी ये अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो उनके ब्रॉडेनिंग द कॉलर बोन्स एंड चेस्ट, जो उनकी कॉलर बोन चेस्ट होती है, जो हमारे जो लंग्स होते हैं वहीं से तो हमारी जो अस्थमा में क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, उस इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी मदद करता है सुखासन। ठीक है, एंड आपको ये कामिंग पोज होता है तो इसमें जितनी भी एंजाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस उसको कम करता है। तो ये काफ़ी अस्थमा में काफ़ी यूजफुल आसन है। ठीक है, अब कंटेंडिकेशन देख लो। सुखासन शुड बी अवॉइड बाय इंडिविजुअल विद रिसेंट ऑफ chronic knee injury, hip injury, inflammation in the knee or hip and spinal disc problem, यानी जिनको घुटने या स्पाइन की प्रॉब्लम है तो वो लोग इस आसन को ना करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुखासन। नंबर सेकंड आपका था चक्रासन। चक्र का मतलब आप समझ ही रहे हो, चक्र, एक चक्र के रूप में स्थिति होनी चाहिए आपकी। बहुत जिस तरीके का आसन का नाम है उसी तरीके का आपका पोस्चर होता है, यही एक वो है, लेकिन उस पोस्चर को करते कैसे हैं पूरे नियम और कानून के साथ, तो वो एक तरीका है। ठीक है, तो चक्रासन का मतलब देख लो, चक्र मीनिंग व्हील, पहिया। Also known as the Urdhva Dharmasana, an upright facing pose, back bending pose, commonly referred to a back bridge and aerobic and gymnastic. It is yoga modest version of classical yoga populated by के पताबी जॉइस। ठीक है, यानी क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना जिम्नास्टिक वगैरह में बोलते हैं कि ब्रिज बनाओ, बॉडी का एक तरीके से एक सेतु बनाओ, ब्रिज, वो जिम्नास्टिक में बोलते हैं। लेकिन अभी हम योगा में क्या चक्रासन, तो इसका एक ब्रिज जैसा ही और चक्र जैसा ही एक स्थिति है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की आपकी बॉडी की स्थिति होगी। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या है प्रोसीजर। यू मे बिगिन दिस आसन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द भुजंगासन। लाई ऑन द बैक विद द फीट पार्ट, बेंड द नीज एंड ब्रिंग योर फीट क्लोजर टू द बटक्स, यानी अपने हाथों से जमीन को टच करते हुए और अपने पैरों को बेस बनाते हुए एक ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, यानी वहाँ अपना जो बैक है, स्पाइनल है, वहाँ पे तनाव आएगा और उस स्थिति में आपको होल्ड करना है। तो ये एक तरीके का आपका पोज होता है। ठीक है, बेनिफिट्स देख लो इसके। चक्रासन ओपन ऑफ लंग्स एंड स्ट्रेचेज योर चेस्ट एंड शोल्डर। As this refers act of breathing, this आसन highly advantage of the asthma patient। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, चक्रासन ओपन योर लंग्स, यानी आपके जो लंग्स होते हैं उसको लंग्स को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। एंड स्ट्रेच आर चेस्ट एंड शोल्डर, यानी आपके जो चेस्ट एंड शोल्डर होते हैं उनको स्ट्रेच करता है, तनावफुल करता है, जिससे क्या होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ की जो बोन्स होती हैं, जो वहाँ की मसल्स होती हैं, उन्हें एक इफेक्टिवनेस आती है उनमें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसे काफ़ी बहुत हेल्प मिलती है विद अस्थमा में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आसन है। अब इसका कॉन्टेंडिकेशन देख लेते हैं, किस स्थिति में से नहीं करेंगे। दिस आसन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज विद कार्पल टनल सिंड्रोम, बैक इंजरी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, हेडेक, डायरिया, हर्निया एंड हार्ट प्रॉब्लम, यानी जिन्हें बैक इंजरी है, ठीक है, बैक प्रॉब्लम है, जब ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, हेडेक है, डायरिया, तो इन लोगों को क्या है, इस तरीके का आसन नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नंबर थर्ड है आपका गौमुख आसन। ठीक है, कौन सा आसन है आपका, गौमुख आसन। गौमुख आसन आप समझ रहे होंगे, गौ मीन्स काउ एंड मुख मीन्स माउथ, यानी जो गाय का जो मुंह होता है उस तरीके की आपकी स्थिति आपको बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की आपकी स्थिति रहेगी। इस तरीके की आपकी स्थिति रहेगी, पोस्चर जो आपका रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसीजर। सिट ऑन द फ्लोर विथ योर लेग्स स्ट्रेच आउट इन द फ्रंट ऑफ यू, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, जेंटली बेंड योर राइट लेग एंड ब्रिंग इट अंडर योर लेग
सो द calf rest beneath the half hip, fold your left leg and position the calf above the right thigh। यानी क्या होता है कि आपको क्या है, जो आपको बटक पर बैठ के अपने, यानी जो आपकी थाई है, जो लेफ्ट थाई है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, राइट थाई को आगे की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, दोनों थाइयों को क्या होगा, आपके जो दोनों थाई से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एंड जो आपके हाथ हैं, दोनों हाथ से आपको जो उंगली वाले ऐसे हाथ को पकड़ के, दोनों उंगलियों की जो सेंटर उंगलियां हैं उनको पकड़ के स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। और जो आपका हेड होगा, जो स्पाइनल है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, जो आपका बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, कहीं भी बैंड या झुकनी नहीं चाहिए। एंड जो आपका हेड है, हेड बिल्कुल स्थिर होना चाहिए सामने की तरफ। तो तब जो आपकी जो स्थिति बनेगी, तब उस स्थिति को हम बोलेंगे गौमुखासन। ठीक है, तो ये आपकी वो है। बेनिफिट देखते हैं इसके क्या। दिस आसन स्ट्रेथनेस द चेस्ट एंड ईजेस ब्रीथिंग। इट्स ऑल्सो गेट रीड द स्टिफनेस इन द शोल्डर एंड द बैक। यानी जो भी स्टिफनेस जो होती है, हमारी जकड़न होती है हमारी बैक एंड शोल्डर में, तो वो स्टिफनेस हमारी कम होती है, खत्म होती है इस आसन से। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रेन द इंडिविजुअल टू ब्रीथ करेक्टली बाय मेकिंग देम फोकस देयर ओन ब्रीथिंग। एंड जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें जो हमारी सांस होती है उस पर हमें फोकस करना होता है, एंड सांस को काउंट करते हैं हम। ठीक है, कितनी इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो उनकी काउंट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। और काफ़ी जितने भी जो आसन है, गौमुखासन है, आपका सुखासन है, चक्रासन, बहुत यूजफुल एंड बेनिफिशियल है आपके अस्थमा पेशेंट में। ठीक है, तो बहुत हद तक डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। ठीक है, नंबर 4 है आपका, जो लास्ट है आपका पर्वत आसन। पर्वत आसन, ठीक है, पर्वत मीनिंग माउंटेन। तो देखो पर्वत आसन का आपका पोज किस तरीके का होगा। पर्वत आसन का पोज आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखते हैं पर्वत आसन में क्या है। पर्वत means mountain, also known the mountain poses in a easy to perform sitting posture. The name comes from the posture resembled to mountain while the legs are grounded in Padmasana pose, lotus pose. The whole of the torso is stretched upward with the arms overhead and palm crossed together. The Namaskar Mudra. This asana can be performed anytime. यानी जो अभी हमारा जो भी बैठने वाला आसन है, जैसे हमने सुखासन करा था, सुखासन की स्थिति में हमने हमारी जो हाथों की मुद्रा थी वो हमारी आगे की तरफ थी। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हाथों की जो हमारी स्थिति होगी उससे हम एक पर्वत के आकार का, माउंटेन की तरीके की शेप बनाएंगे हाथों की। ठीक है, एंड जो बैठने की स्थिति थी वो सेम वही रहेगी जो सुखासन में थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ईजी आसन होता है एंड काफ़ी अच्छा आसन होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसीजर जो आपका हो गया। बेनिफिट्स देखते हैं क्या है। Since this asana stretches the entire body, it improves blood circulation and eliminates blood congestion. It also increases lung capacity as well as the flexibility of the intercostal muscles. Asthma patient will therefore find this pose advantage of health reason. यानी इस आसन को जब भी हम करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो हमारी बॉडी की। अस्थमा पेशेंट विल देयरफॉर फाइंड द पोर एडवांटेज ऑफ हेल्थ रीजन। ठीक है, एंड जो मसल्स होती है, जो अस्थमा पेशेंट को जो प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी दूर होती है इन आसनों को करने से। एंड जो उनकी बॉडी में जो स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस दूर होकर उनकी बॉडी में क्या आती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक एनर्जेटिक पॉजिटिव जो उनके वे होते हैं उनकी बॉडी का, वो दिखाई देता है आपको। तो ये आसन काफ़ी अच्छे आसन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज अ अस्थमा पेशेंट के। तो डॉक्टर के साथ क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो वो दवाइयों के साथ आपको इन आसनों के बारे में जरूर बताता है। अगर आप इन आसनों को फॉलो करते हैं टाइम, बिल्कुल रेगुलरली टाइम देके, तो जैसे बोलते हैं कि अस्थमा एक कि बहुत लॉन्ग टाइम हमेशा चलने वाली ऐसी डायबिटीज और उसकी तरह एक बीमारी है, लेकिन आप अगर डॉक्टर की दवा के साथ अगर इन चीज़ों को भी अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो तो दवाई से ज़्यादा इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो बहुत काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके 4 आसन हो गए। तो यहाँ क्या हुआ आपका, जो आज हमने जो पढ़ा अस्थमा, तो अस्थमा के बारे में हमने पढ़ा कि अस्थमा क्या होता है, किससे रिलेटेड बीमारी होती है, सांस से रिलेटेड बीमारी होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, म्यूकस ज़्यादा बनता है, खांसी कफ और मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज़्यादा परेशान करता है, नेबुलाइजर का उपयोग हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, उसकी एक डिस्क्रिप्शन हो गया, पूरी समरी हो गई। उसके बाद इसे क्योरेबल करने के लिए हमने सुखासन पढ़ा, चक्रासन पढ़ा, ठीक है, पर्वत आसन। तो ये जो तीनों आसन और एक हमने कौन सा पढ़ा, गौमुखासन। ठीक है, गौमुखासन, ये चारों आसन जो हमने पढ़े चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों की आपको मैंने प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्रीडिक्शन आपको पढ़ा दिए। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक था बट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होगा हाइपरटेंशन।
हाइपरटेंशन आपकी नेक्स्ट क्योंकि इसके बाद आपका बैक पेन भी था, लेकिन बैक पेन आपके इस कोर्स में नहीं है, तो कोविड-19 के चक्कर में आपका रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी लास्ट वीडियो रह जाएगी, लास्ट टॉपिक रह जाएगा हाइपरटेंशन, वो भी नॉर्मल था। तो आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट अब जो आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये लगभग 30% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, रीड करना है, वीडियो को आप देखकर आप बुक के साथ पढ़ेंगे, आप बिल्कुल क्लियर। जो भी आपके डाउट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर जितने, तो आप मेरे को डाउट क्वेरीज जितनी भी आपकी हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।